Hi everyone, how's everyone doing today? Welcome to India's first video note series YouTube channel. इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे अपनी बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स जो कि एक ऑर्गेनाइज मैनर में हमने अरेंज किया है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, तो कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ मिलने वाले हैं। और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज यूनिट, टुडेज चैप्टर ऑफ फार्माकोलॉजी, दैट इज़ यूनिट 4, जिसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आ जाता है पहले ए पार्ट में। देन आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, फिर हम उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, कीमोथेरेपी डिस्कस करेंगे, मैलिग्नेंसी की, इम्यूनो स्टिमुलेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट्स, इन सब के बारे में छोटा सा काइंड ऑफ डिस्कशन होगा, जिसमें हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे उन ड्रग्स का। अब यूटीआई है, अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो पर्टिकुलरली किस पार्ट को अफेक्ट करता है? यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, राइट। अब यूरिनरी सिस्टम में आपके क्या क्या आ जाएंगे, क्या क्या कुछ पार्ट्स तो आएंगे ना, जैसे यूरेटर है, यूरेथ्रा हो गया, किडनी है आपका, वो भी उसका ही पार्ट है, वो अलग नहीं है, ब्लैडर है, ये आपका सारा इसमें आ जाएगा यूरिनरी सिस्टम में, राइट। अब ये होगा कैसे? अब जो यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं ना, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह आप बोल सकते हो कि मे बी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, बट चांसेस क्या होते हैं, कभी कभी ये जो इन्फेक्शन है ये फंगाई की वजह से भी हो जाता है और कभी कभी ये वायरसेस की वजह से भी होता है, और बहुत ज़्यादा कॉमन है यूटीआई। अगर आप देखोगे फीमेल्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉमन है इफ़ यू कंपेयर इट विद मेल, ठीक है। यूटीआई इन्फेक्शन हो गया। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अब या तो आप इसको बोल दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब क्या होता है, जैसे कोई भी इन्फेक्शन है वो किसी ए पर्सन से बी पर्सन में पास ऑन हो सकता है। वो कैसे होगा? आपका एसटीडी वो हो जाता है सेक्सुअल कांटेक्ट से। अगर दो इंडिविजुअल सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं और उनमें से एक पर्सन इन्फेक्टेड है, तो वो क्या कर सकता है, वो ट्रांसमिट कर सकता है उस पर्टिकुलर डिजीज़ को, वायरस को, आप बैक्टीरिया जो भी आप कहना चाहो, तो वो इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में ओरल सेक्स, एनल सेक्स और एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो भी आएगा वो कैसे होगा, वो ही एसटीडी या एसटीआई को इन्फेक्ट करता है या फिर स्प्रेड करने में उसको हेल्प आउट कर देता है, ठीक है। ये ब्रीफ हो गया। फिर उसमें हम थोड़ा सा आगे जाके अपने नोट्स को देखते हैं सबसे पहले तो, कि एग्जैक्टली हमें नोट्स में और क्या क्या चीज़ें देखनी है। जैसे हमने अभी कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी की बात की थी, इम्यूनो स्टिमुलेंट की, इम्यूनो सप्रेसेंट्स की बात की थी, तो वो वन बाय वन हम नोट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि हम कुछ भूल ना जाए और कुछ हम छोड़ ना दें या हमसे कुछ छूट ना जाए। सो लेट्स मूव टू द नोट्स पार्ट। तो ये नोट्स हैं, नोट्स में हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आ जाती हैं। अब जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, हमने देखा था कि इन्फेक्शन जो किसी भी यूरिनरी सिस्टम के पार्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसमें हमारे जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करेगा, यूटीआई कॉज कर देता है इन्फेक्शन। कभी कभी चांसेस होते हैं वो फंगाई एंड वायरसेस भी कर सकते हैं। अब यूटीआई में आपके किडनीज, ब्लैडर, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या आता है। अब मेन जो नॉर्मल सबसे कॉमन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे पहले तो आता है आपका, सबसे पहले ई कोलाई आता है, जो मोस्ट कॉमन है। आपको पता चल जाएगा कि अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ई कोलाई है। अब आपका क्लिबिसिला है, प्रोटियस, एंटेरोकोकस, ये काइंड ऑफ सारे क्या है, ऑर्गेनिज्म है या आप बोलो बैक्टीरिया हैं, जिनका काम क्या है, इन्फेक्शन को स्प्रेड करना। जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे ना, यूरिनेशन के टाइम पे बर्निंग सेंसेशंस हो जाती हैं और कंटिन्यूसली एक बहुत फ्रीक्वेंट अर्ज होता है कि यू नीड टू यूरिनेट, आपको वॉशरूम जाना है, एक फॉल या क्लाउडी एक तरीके से स्मेलिंग यूरिन होने लगता है। ब्लड, अगर सीवियर यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, लोअर एब्डोमेन, बैक में पेन होने लगता है, प्रेशर फील होने लगता है,
कभी कभी यूटीआई को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो किडनी इन्फेक्शन से भी लाइक अलग हो जाता है एक तरीके से। तो किडनी में भी एक तरीके से इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी पेन कॉज करेगा, बैक में फीवर, चिल्स, अगर इन्फेक्शन का लेवल बढ़ जाता है। आपको क्या करना है, आपको अगर यूटीआई प्रिवेंट करना है कि यूटीआई ना हो, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, फ्लूइड्स लेते रहो। आपको लगेगा कि यूरिनेट फ्रीक्वेंटली, तो क्या होगा, वो वॉश ऑफ हो जाएगा एक तरीके से, आप ऐसा समझ के चलो कि कुछ तो चेंज आएगा। फिर आपको बाथरूम जाते हुए यू हैव टू वाइप फ्रंट टू बैक, आपको वॉशरूम बाथरूम जाने के बाद वाइप करना है। यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग लाइक वेट और समथिंग लाइक दैट, तो वो वॉश करना है। आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले और बाद में यूरिनेट करना है। दीज आर द प्रिवेंशन टिप किस तरीके से। और आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवॉइड करने हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से चांसेस होते हैं कि यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है। अब यूटीआई कैसे, एक तो आपका अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड है। अनकॉम्प्लिकेटेड तो जैसे मोस्टली विमेन में होते हैं, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनको हो जाता है। मोस्टली कैसे हो जाता है, जैसे वो वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं, मेन एंड विमेन आर यूजिंग द सेम वॉशरूम, तो चांसेस होते हैं विमेन गेट यूटीआई इन्फेक्शंस, तो उनको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड में क्या है, कुछ एबनॉर्मैलिटीज़ ऐसी हैं उनकी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल में जिसकी वजह से यूटीआई हो रहा है। कैथेटराइजेशन की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से यूटीआई जो है बड़ा कॉमन हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस इसमें आती हैं। अब टाइप्स क्या हैं, जैसे ब्लैडर है आपका, वहाँ सिस्टाइटिस है, आपका प्लियोनेफ्राइटिस है जो किडनीज़ का है, यूरेथ्राइटिस है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स आपको पता है कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से, सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन याद रखना, ये कभी मत भूलना, जो सबसे कॉमन है हमारा वो है ई कोलाई, ठीक है। और तो चलो ठीक है, और भी है, प्रोटियस, एंटेरोकोकस, क्लिबिस्ला, आपका स्टेफाइलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस, ये सारे कॉमन कॉजेटिव है। मोस्ट कॉमन हमारा ई कोलाई है। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूटीआई का क्लासिफिकेशन, कि क्या एग्जैक्टली क्या हम यूज़ करने वाले हैं, क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले याद रखो, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो एंटीबायोटिक का अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे। डॉक्टर्स क्या करते हैं, वही प्रिस्क्राइब करते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, किसमें, आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। अब फॉस्फोमाइसिन है, बहुत सारे अलग अलग एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, वो भी यूज़ किए जाते हैं, बट एज अ कॉमन वन आप उसको याद रख सकते हो कि अगर कोई यूटीआई पूछे तो कल के दिन आप बता सको कि हाँ, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन इज़ द ड्रग विच यू कैन यूज़ फॉर यूटीआई इन्फेक्शन। अब ड्रग को हम फ्लोरोक्यूनिलॉन्स हैं, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन आते हैं, बीटा लैक्टम में एमॉक्सिलिन, क्लोव्युलिनेट, सिफिक्जिम आ जाता है। आपका एडजंक्टिव एजेंट्स हैं जिसमें यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स हैं, आपके एल्कलाइजर है, सोडियम सिट्रेट, जिससे डिसयूरिया रिलीव होने में हेल्प आउट करता है। अब आपका जो भी फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन हो गया, तो उसका मैकेनिज्म है कि बैक्टीरिया के डीएनए को डैमेज कर देना, पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। अब जैसे सिस्टाइटिस है, आप उसे ना पिलियोनेफ्राइटिस में नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ सिस्टाइटिस में ही यूज़ कर सकते हो। बट क्या ध्यान रखना है आपको नाइट्रोफ्यूरेंटाइन में, कि वहाँ पे रीनल इम्पेयरमेंट ना हो, ठीक है, उसको अवॉइड करना है। मैकेनिज्म आपको पता है, नोट आपको पता चल गया। तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन एग्जैक्टली फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक में किस तरीके से वर्क करता है। फॉस्फोमाइसिन है। अब फॉस्फोमाइसिन का काम है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, आपने देखा होगा बैक्टीरिया की सेल वॉल है, उसके सिंथेसिस होने के लिए उसको कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है। अब उसकी सिंथेसिस ही नहीं होने देते, मतलब क्या करते हैं, उसको इनिबिट कर देते हैं। अब इनिबिट होगा तो बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं होगी, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो फॉस्फोमाइसिन एग्जैक्टली बैक्टीरिया की सेल वॉल पर काम करता है। फॉस्फोमाइसिन जो है हमारा, वो सिंगल डोज ट्रीटमेंट है, किसमें, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड में नहीं, अनकॉम्प्लिकेटेड में। अब ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्सोल है हमारा, TMP SMX ऐसे करके याद रख लो, ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल, राइट। अब इसका मैकेनिज्म है कि फोलेट सिंथेसिस को इनिबिट करना। फोलेट सिंथेसिस जहां इनिबिट होता है वो बैक्टीरिया को आगे नहीं बढ़ने देता, उसको रेप्लिकेट नहीं होने देगा, ग्रो नहीं करने देगा, RNA की सिंथेसिस नहीं होने देगा, बहुत सारी चीजें नहीं होगा।
होने देगा। जैसे ही नहीं होने देगा तो क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो क्या हो गया, वही खत्म कर दिया उसको। अब इसको हम एक्यूट सिस्टाइटिस में यूज कर सकते हैं, बट रेजिस्टेंस इज राइजिंग, धीरे धीरे बॉडी में जो बैक्टीरिया है जिससे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है वो क्या कर रहा है, क्या डेवलप कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपका नेक्स्ट है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है। तो आपने कभी भी देखा होगा कुछ डॉक्टर्स यूटीआई में लीवोफ्लॉक्सासिन भी दे देते हैं, क्या सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी देते हैं। काम वही है, डीएनए गायरेज को इनहिबिट करना या टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट कर देना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का आगे कुछ ऐसा समझो कि बैक्टीरिया का वंश खत्म करना है तो उसका डीएनए ही उड़ा दो, गोली मार दो डायरेक्ट उसको। फिर पिलियोनेफ्राइटिस है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज हैं, जैसे कैथरेटाइजेशन है, आपका डायबिटीज़ है, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट कॉशन ये है, आपको ये ध्यान रखना है आप ओवर यूज़ ना करने दे किसी पेशेंट को। उसका क्यूटी है वो प्रोलॉन्गेशन में जा सकता है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टेंडन रप्चर कर सकता है, ये कॉशन है। तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स का किस तरीके से यूज़ करना है। फिर आपके बीटा लैक्टम्स आते हैं। बीटा लैक्टम्स में अमोक्सिलिन, क्लोवुलिनेट है, सिफिक्सिम है। तो अल्टरनेटिव है प्रेगनेंसी में, अगर एक प्रेग्नेंट विमेन को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है बाय चांस, तो उसको बीटा लैक्टम में अमोक्सिलिन, क्लोवुलिनेट या फिर सिफिक्सिम दिया जा सकता है। और या रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है जहाँ पे वो रेजिस्ट कर चुका है, देन बीटा लैक्टम को यूज़ कर सकते हैं। देन आपका है एडजंक्टिव एजेंट्स, जिनका है जैसे यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, मीथामीन है। मीथिनामीन में ये होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हो तो लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस में आ जाएगा। एल्कलाइजर है, सोडियम सिट्रेट, जिसकी वजह से डिस्यूरिया को रिलीव करने में हेल्प मिलती है, राइट। ये था हमारा यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब एसटीडीज हैं, एसटीडीज को एसटीआई भी बोला जाता है। जो डिजीज है उसकी जगह बस क्या लगा दो, इन्फेक्शन लगा दो। और ये कैसे स्प्रेड आउट होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। एसटीआई एसटीडी मोस्टली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आएंगे, इंटीमेट होंगे मोस्टली, तो उसी टाइम वो स्प्रेड आउट होता है। अब वो विजाइनल सेक्स हो सकता है, एनल, ओरल या कोई भी सेक्स है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ देन इट विल स्प्रेड। अब ये नहीं है पर्टिकुलरली कि ये मेल को अफेक्ट करेगा या विमेन को अफेक्ट करेगा या लाइक मेन को अफेक्ट करेगा, इट डजंट मैटर, वो किसी भी जेंडर को अफेक्ट कर सकता है। और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ या ट्रीटमेंट के बिना रह गया तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब आपका कॉमन एसटीडीज हैं, जैसे कॉमन एसटीडीज और उनके ट्रीटमेंट क्या है, जैसे क्लमीडिया है, गॉनरिया, सिफिलिस, हर्पीज, ह्यूमन पैप्लिमो वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद ही ये इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लमीडिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जहाँ पे जेनिटल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। वहाँ बर्निंग, यूरिनेशन, पेल्विक पेन, और कभी कभी इसको लाइक मिसअंडरस्टूड भी किया जा सकता है, मिसअंडरस्टूड हो जाता है। ये इनफर्टिलिटी, अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। ट्रीटमेंट में आपका एजिथ्रोमाइसिन सिंगल डोज में चलेगा, देन आपका डॉक्सीसाइक्लिन 7 डे कोर्स रहता है। तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है क्लमीडिया को ट्रीट करने के लिए। अब गॉनरिया है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं क्लमीडिया से, बट उसमें फीवर आ जाता है, जॉइंट पेन, स्किन रैशेज आ जाते हैं। इसमें भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। गॉनरिया कैन ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी। ट्रीटमेंट में आप सिफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं एंड एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसिलिन को इन्फेक्शन जैसे क्लमीडिया है, अगर गॉनरिया के साथ में क्लमीडिया है देन उसको यूज़ कर सकते हैं। सिफिलिस है, जहाँ पे सिफिलिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिसमें सोर्स रैशेज या फीवर कॉज करता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाती है अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। अनट्रीटेड रहा देन ट्रीटमेंट के लिए आप पेनिसिलिन यूज़ करोगे। पेनिसिलिन भी इंजेक्शन फॉर्म में आएगा, ठीक है। आप उसको आईवी या आईएम एक इंजेक्शन फॉर्म में ही यूज़ करोगे, टैब में नहीं लोगे, टैबलेट या कैप्सूल जो भी है फॉर्म वो नहीं लोगे। आपका डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन है, अगर कोई पर्सन पेनिसिलिन से एलर्जिक है देन डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन उसको दिया जाएगा एज अ ट्रीटमेंट। फिर आपका हर्पीस है। हर्पीस में क्या होता है, आपके जो जेनिटल्स या एनस या माउथ है
3 जगह मान के चलो, ये जो पर्टिकुलर 3 प्लेसेस हैं वहाँ पे ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं। किसकी वजह से? वायरल इन्फेक्शन। वायरस क्या करता है? बॉडी में रह के ब्रेकआउट करता है, मतलब आउटब्रेक हो जाता है उसका वहाँ पे, लाइक ब्लिस्टर्स, दाने फोड़े टाइप के, आप ऐसे समझो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं। अब उसके लिए ओरल या टॉपिकल एसाइक्लोविर यूज़ करो, वेलासाइक्लोविर यूज़ करो, ओरल फेमीसाइक्लोविर यूज़ करो। ये डिपेंड करता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा हर्पीस में। ह्यूमन पैप्लिमा वायरस है। अब जो वायरल इन्फेक्शन जो जेनाइटल वॉर्ड्स हैं वहाँ पे कॉज करता है, साथ ही साथ सर्विकल और अदर कैंसर्स जो हैं तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर वायरस का इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होता है। अब आपके जेनिटल वॉर्ड्स हैं वहाँ पे टॉपिकल क्रीम्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है। क्रायोथेरेपी है। प्री कैंसरस अगर लेशन है तो क्रायोथेरेपी आ जाएगा। कैंसर में वो डिपेंड करता है स्टेज पे, उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट चलता है एचपीवी का। अब एचआईवी को कौन नहीं जानता, किसको नहीं पता, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या एड्स इफ़ यू कैन से, बट हम यहाँ वायरस की बात कर रहे हैं। अब एचआईवी अगर नहीं ट्रीट किया जाता है जिस हिसाब से हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होने लगता है तो क्या होगा? एट द एंड एड्स हो जाता है उसकी वजह से। अब वायरल इन्फेक्शन क्या करता है? वो इन्फेक्शन पहले तो स्प्रेड करेगा बॉडी में स्प्रेड करने के बाद आपका इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि आपकी बॉडी एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड या फ्लू से लड़ भी नहीं पाती। अब ये लंबे समय तक जैसे आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगा धीरे धीरे तो क्या होगा? एड्स हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसमें 8 थेरेपी चलती है या आप एंटी रेट्रोवायरल बोल दो, तो उसमें एटलीस्ट आपकी 3 ड्रग एक साथ चलेंगी। क्या होगा? 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन लगाया जाएगा तब उसमें ट्रीटमेंट चलेगा। फिर उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी? जो भी वायरसेस बॉडी में प्रेजेंट थे उनका रेप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, उनको रेप्लिकेट ही नहीं करने देना है, पहली चीज़। फिर आपके इम्यून फंक्शन को बचा के रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप बीमार होते जा रहे हो और उसके बाद क्या हो, आपकी बॉडी फाइट ऑफ ही नहीं कर पा रही है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, आपके इम्यून फंक्शन को प्रिजर्व करने के लिए आर्ट थेरेपी चलती है। अब एसटीडी, सबसे पहली चीज़ तो यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे आपको प्रिकॉशन लेना है। आप एचपीवी के लिए वैक्सीनेटेड रहो अपना। अगर इफ़ यू आर टू मच इनटू सेक्सुअल थिंग्स और एनीथिंग तो आप एसटीआई स्क्रीनिंग्स कराते रहो रेगुलरली। ओपन कम्युनिकेशन ज़रूरी है आपके पार्टनर के साथ। इफ़ यू आर हैविंग सेक्स तो देन यू हैव टू बी ओपन अबाउट योर सेक्सुअल हेल्थ ऑल्सो। तो वो चीज़ मेंटेन करके रखनी है। इसी की वजह से एसटीडी रोका जा सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है या उन्हें होने से रोक सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिजीज़। कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी। अब कीमोथेरेपी के बारे में तो सबने सुना है। अब मैलिग्नेंसी को डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली मैलिग्नेंसी होता क्या है। मैलिग्नेंसी में ये होता है कि आपका किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कैंसरस सेल या ट्यूमर जो है वो प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट होने के बाद उसके पास एक पोटेंशियल है या एक तरीके से उसके पास एक पावर बोल सकते हो। वो क्या करता है, पूरी बॉडी के अदर पार्ट्स, जैसे वो फॉर एग्जांपल लंग्स में है तो लंग से क्या करेगा, वो दूसरे अदर पार्ट्स, बॉडी के अदर पार्ट में स्प्रेड आउट हो सकता है। तो उसके पास ये पोटेंशियल है कि इट कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये है हमारा मैलिग्नेंसी, कि एक जगह से पूरे बॉडी में फैल जाना, कैंसर सेल का या ट्यूमर का फैल जाना। अब कैंसर क्या है? कैंसर तो हमारा एक ऐसी डिजीज जिसमें एबनॉर्मली सेल ग्रो करने लगते हैं या अनकंट्रोलेबली वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। उनको कोई रीजन नहीं चाहिए कि चलो ठीक है हम ऐसे डिवाइड होंगे या हम ऐसे ऐसे करेंगे, बिना बात के कोई सर पैर नहीं है, उन्हें बस डिवाइड होना है। अब धीरे धीरे वो डिवाइड होना शुरू करते हैं और उसके बाद जाके वो ट्यूमर, उसके बाद क्या होता है, वो ट्यूमर बनाना शुरू कर देते हैं। ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होने लगता है और उसके बाद जैसे ही ट्यूमर बनता है, आपके जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हैं, आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शन में इनका इंटरप्शन
मतलब वो है ये नोजी नेबर टाइप के हैं, अपनी नाक घुसाना शुरू कर देते हैं आपके काम में। तो वो क्या है, हमारे कैंसर का काम होता है। कैंसर में जो एबनॉर्मल सेल है, सेल की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, बिना बात के वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होना शुरू करेंगे, देन ट्यूमर्स फॉर्म होगा, ट्यूमर आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शन में इंटरफेयर करना शुरू करेगा। कॉमन टाइप का कैंसर्स क्या होते हैं, देखो ये जो जितने कैंसर फॉर्म्स हैं ये या टाइप्स आपने सबने सुने हैं। अगर आपने रियल टाइम वर्ड में नहीं देखा तो मोस्टली आपने किस में सुना होगा, मूवीज में। ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, लिकीमिया, लिम्फोमा। चलो आपने बीच के नहीं सुने, थर्ड फोर्थ तो, बट आपने मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स तो सुना ही सुना है। चलो सिक्स भी नहीं सुना, ये चीज़ तो सुना होगा। ब्लड कैंसर हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग्स कैंसर है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर टिश्यूज़ में वहाँ पे एबनॉर्मली ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, देन वो कैंसर में डेवलप हो जाता है। अब पर्टिकुलर जगह है, ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट टिश्यूज़ में होता है, लंग्स कैंसर लंग्स टिश्यूज़ में डेवलप करता है, प्रोस्टेट कैंसर जो मेन में प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे इफेक्ट करता है, कोलोरेक्टल कैंसर कोलन और रैक्टम को अफेक्ट करता है, ल्यूकीमिया जो है वो आपका ब्लड में चला जाएगा, कैंसर जो ब्लड कैंसर बोलते हैं ना, वो कैंसर ऑफ द ब्लड या बोन मैरो हो जाएगा। लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, जैसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम फाइट करता है ना इन्फेक्शन को, तो वो नहीं कर पाएगा वहाँ पे, तो उसके लिए लिम्फोमा। अब क्या ऑप्शंस हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कुछ तो ऑप्शन होंगे ना। देखो ये तो आपने सबने सुना होगा कि अगर कोई भी मॉडलिटीज़ हैं कॉमन ट्रीटमेंट में, जैसे ये सबसे पहली चीज़ है, अगर उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है तो सबसे पहले सर्जरी होती है। फिर देन आपका रेडिएशन थेरेपी शुरू होती है, जिसमें रेडिएशंस को, रेज को यूज़ करके ट्यूमर्स या सेल्स को किल किया जाता है या फिर उसको हटाया जाता है। वो डिपेंड, ये सारे जितने ट्रीटमेंट हैं आपके, जो कॉमन ट्रीटमेंट है, ये डिपेंड करता है सबसे पहली चीज़ आपका कैंसर जो है वो किस स्टेज पे है, कैंसर की स्टेज क्या है। दूसरी चीज़ आपके कैंसर का टाइप क्या है, उसके बेसिस पर ही ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन होता है। कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सारी मॉडलिटीज़ हैं कॉमन ट्रीटमेंट में इंक्लूडेड। ये पेशेंट की हेल्थ और पर्सनल प्रेफरेंस को देखकर भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बताएं आपको, पेनक्रियाटिक कैंसर अगर लास्ट स्टेज पे डिटेक्ट होता है या पता चलता है, उसका डायग्नोज होते हैं, स्टेज 4 है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट उनके पास टाइम नहीं रहता, ठीक है, 6 मंथ रहते हैं ऑलमोस्ट, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स हैं। अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो मे बी वो एक्सटेंड होके 12 मंथ्स जा सकता है, बट एज सच नहीं होता। तो वो पेशेंट का खुद का पर्सनल प्रेफरेंस है, वो या तो दवाइयों या कीमोथेरेपी में अपना टाइम स्पेंड कर दे या फिर वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे। तो मोस्टली वो इस पे भी डिपेंड करता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट अब पर्सनली कोई कैसे लेना चाहता है। अब कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी है, जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, तो जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर ट्रीटमेंट है। उसमें क्या होता है, हम पर्टिकुलरली केमिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं किसी भी कैंसर सेल को किल करने के लिए या उस कैंसर की ग्रोथ को रोकने के लिए कि फर्दर वो डिवाइड ना हो। ये नॉर्मल कीमोथेरेपी का प्रोसेस होता है। अब इसमें मैनी टाइप, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लाइक टाइप्स ऑफ कैंसर को ट्रीट किया जाता है, जैसे लिकीमिया है, लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर, जो हम अभी कॉमन टाइप के कैंसर डिस्कस करते हुए आए थे ना, उनके बारे में। अब जो कीमोथेरेपी है या कोई भी केमिकल एजेंट्स हैं उनको यूज़ करना है, आप ऐसे समझिए कुछ भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन मेथड होगा, या तो वो टैब फॉर्म में या ओरली उसको दिया जाएगा या फिर आईवी फ्लूइड्स के थ्रू उसको दिया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा। फिर देन आपका टॉपिकल आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन मेथड में। अब कीमोथेरेपी क्या होता है, वो साइकिल्स में चलता है, ठीक है, उसमें भी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पीरियड रहेगा, धीरे धीरे उसमें आपको क्या किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स की, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 6 मंथ की कोई भी कीमोथेरेपी चल रही थी, उसके टाइम पे उसको बीच में स्टॉप कर दिया जाएगा अगर दिखा कि यहाँ पे उसका इफेक्ट आ रहा है, शो कर रहा है, वहाँ पे बॉडी रिकवर कर रही है, हील कर रही है, तो उतने टाइम के बाद उसको थोड़े से टाइम पीरियड के लिए रेस्ट दिया जाएगा कि जो बॉडी है वो क्या कर सके, रेस्ट कर सके और साथ ही साथ बॉडी रिकवर कर सके, क्योंकि हेयर फॉल भी होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कीमोथेरेपी के टाइम पे। ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है कीमोथेरेपी। अब क्लासिफिकेशन जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर रहता है। अब आपका एंटी कैंसर ड्रग में एल्काइलेटिंग एजेंट्स आ जाते हैं,
फिर एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, हार्मोनल एजेंट्स, टारगेटेड थेरेपीज, क्योंकि इवॉल्व हो रहा है एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में भी और ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं, उस हिसाब से ये सब चल रहा है। अब जैसे आपका एल्काइलेटिंग एजेंट है तो क्या करेगा, उसमें जो भी हमारा एल्काइल ग्रुप है वो जाकर डीएनए से अटैच हो जाता है। अब जैसे ही वो अटैच होगा वहाँ क्रॉस लिंकिंग होगा, स्ट्रैंड ब्रेक करेगा, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होगा। अब क्या होगा, वहाँ पे आप ऐसा समझिए डीएनए के साथ छेड़छाड़ चल रही है, डीएनए को परेशान करके उसको उसके लिंक्स ब्रेक किए जा रहे हैं, पेयरिंग ब्रेक की जा रही है, और जिसकी वजह से डीएनए आगे रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा या ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो ये है हमारे एग्जैक्ट एल्काइलेटिंग एजेंट्स का काम। अब साइक्लोफॉस्फेमिड है, सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, ब्यूसल्फिन, तो ये सारे आते हैं हमारे एल्काइलेटिंग के एग्जाम्पल में। क्या आ जाएंगे आपके, साइक्लोफॉस्फेमिड, सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन एंड ब्यूसल्फिन। फिर आपके एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। अब एंटी मेटाबोलाइट्स का काम है जो आपके नेचुरल मेटाबोलाइट्स हैं उनके जैसा काम करना, मतलब डिट्टो मिमिक करते हैं, कॉपी कैट है ये। अब जैसे डीएनए सिंथेसिस में उनका काम है तो क्या करेंगे, डीएनए का डिसरप्शन कर देंगे, आरएनए का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसको बनने ही नहीं देंगे वो, तो आपका क्या है, वो पूरा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब जब प्रॉपर नहीं होगा तो सेल को जाना पड़ेगा वहाँ से। अब एग्जाम्पल आपका मीथोट्रिक्सेट है, मीथोट्रिक्सेट आप बोल दो, या फोलेट एंटागोनिस्ट हैं, ये फोलेट सिंथेसिस नहीं होने देंगे। 5-फ्लोरोयूरेसिल है पिरिमिडिन एनालॉग के साथ, साइटेराबिन है। तो ये सारे आपके काइंड ऑफ एक नेचुरल मेटाबोलाइट की तरह ही काम करते हैं, या आप ऐसे समझिए ये एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स या प्लांट एल्कलॉइड्स एंड अदर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले जो नेचुरल प्रोडक्ट्स आएंगे आपके, उनका काम है माइक्रोट्यूब्यूल डायनेमिक्स को इंटरफेयर करना, उसकी ट्यूब्यूल की डायनेमिक को खराब करना, टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करना, जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है रेप्लिकेशन के लिए। वहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा ही नहीं, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। अब सबने इनका नाम ज़रूर सुना होगा नेचुरल प्रोडक्ट में, विनका एल्कलॉइड्स, जिसमें विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिंग आता है। ओके, इफ़ यू हैवेंट हर्ड अबाउट इट, नहीं सुना आपने इनके बारे में, कोई बात नहीं, तो अब सुन लो। रिमेंबर, एक तो आपका विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिंग, विनका एल्कलॉइड है। टैक्सिन में पैक्लीटैक्सिल आ जाता है आपका। टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स में आपके इडिपोसाइड आते हैं, ये एग्जाम्पल हैं। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई मूव करना चाहता है ऑन्कोलॉजी में, देन उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें समझना। नेचुरल एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं, जिसका काम है कि डीएनए बेस पेयर नहीं होना, इंटरकैलेट कर देना उनको, डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को रोक देना। फिर फ्री रेडिकल्स को जनरेट करना, जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो टूट जाएगा, वो टूट जाता है। ये मैकेनिज्म है एग्जैक्टली अगर बात करें पर्टिकुलरली, हाँ एग्जैक्टली की जगह पर्टिकुलरली लगाते हैं कि ये क्या करेगा, डीएनए के साथ छेड़छाड़ करेगा, डीएनए को बनने नहीं देगा, डीएनए का सिंथेसिस रोक देगा, आरएनए का सिंथेसिस रोक देगा। तो ये ऐसे काम करेगा। डॉक्सोरूबिसिन है, डोनोरूबिसिन है, आपका ब्लूमाइसिन है, ये सारे किसके, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं। हार्मोनल एजेंट्स हैं, उनका टारगेट करना है हार्मोन डिपेंडेंट जो भी ट्यूमर्स हैं, वो क्या करेगा, हार्मोन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, हार्मोन सिंथेसिस को रोक देगा। फिर टोमोक्सीफेन है, नेस्ट्राजोल, फ्लूटामिड, ये हार्मोनल एजेंट्स हैं आपके एग्जाम्पल्स में। टारगेटेड थेरेपीज में स्पेसिफिकली वो एक मॉलिक्यूलर पाथवे को टारगेट करता है। वो पाथवे आपका आयनिक हो सकता है, GPCR हो सकता है, कोई सा भी पाथवे उसको टारगेट करेगा, टारगेट करने के बाद उसको वहाँ पे रोक देगा। और एक तरीके से जो प्रोटीन ज़रूरी हैं आपके कैंसर सेल को सरवाइव करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए, वो क्या करेगा, उनको रोक देगा, या उनको पर्टिकुलरली जाके टारगेट करेगा कि अच्छा तुम्हें इस चीज़ से एनर्जी मिल रही है, चलो इसी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, तो तुम सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। तो रुटोक्सीमॉब है आपका, इमैटिनिब है, तो ये टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। तो इस तरीके से टारगेटेड थेरेपीज वर्क करती हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग फील रहता है। कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग है। हेयर लॉस है,
हेयर लॉस के बाद फटीग, ब्लड सेल काउंट कम हो जाता है, स्किन और नेल्स में चेंजेस आने लगते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कुछ केसेस में टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, नर्व डैमेज या आप ऐसा बोलिए न्यूरोपैथी भी कॉज हो सकता है। तो ये सब किसका है? ये सारा साइड इफ़ेक्ट है कीमोथेरेपी का। अब मैलिग्नेंसी आप समझ गए, कीमोथेरेपी समझ गए, क्या क्या ड्रग्स हैं, उनका मैकेनिज्म और एग्जाम्पल क्या क्या हैं वो समझ गए। तो आई डोंट थिंक आप अब परफेक्ट हो, आपको बेस क्लियर हो गया है कि एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है, क्या मैकेनिज्म है और कैसे कीमोथेरेपी चलती है या फिर मैलिग्नेंसी क्या होता है। ओके, राइट।